अच्छा जी, ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना है सर आपने। एथिक्स, वैल्यूज़, एथिक्स और वैल्यूज़ मीन्स एथिक्स आपका वर्किंग प्रोफेशनल बिहेवियर, आप किस तरह बिहेव करते हैं क्लाइंट्स के साथ। आप ने कभी झूठ नहीं बोलना, कोई चीज़ नहीं आती तो आपने भाईजान बोल देना नहीं, आप लेट हैं तो आपने बोल देना मैं लेट हूँ। वैल्यूज़, आपने अपनी वैल्यूज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इवन कि आपका रिलीजन है या जो भी आपका बिलीव्स हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज़ फंडामेंटल। आप देखें, कोई भी इशू हो जाता है किसी भी बंदे के साथ आपस में, तो द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व इज कम्युनिकेशन। हर चीज़ का सोल्यूशन कम्युनिकेशन में। और अगर हम ट्रेनिंग के लिहाज से बात करें तो वही जो मैं बात कर रहा था कि क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप नहीं आना चाहिए आपका। गैप इस सेंस में कि आज काम नहीं है तो मैं क्लाइंट के साथ कोई मैसेज नहीं करूँगा या उनके साथ कुछ कम्युनिकेट नहीं करूँगा। तो यू हैव टू टेल देम कि भाई आज कोई भी काम नहीं है, तो मैं जस्ट आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर कोई अपडेट है मेरे लिए तो मुझे बताएं। कम्युनिकेशन ये कोर चीज़ है जो आपको क्लाइंट ला के देगी, आपका वर्थ भी बनाएगी, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करेगी, आपको एक ट्रस्टेड अथॉरिटी भी बनाएगा। तो आपने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसा कि मेरा समटाइम्स होता है मैं 3-3 दिन कुछ भी नहीं कर रहा होता, और समटाइम्स होता है 1 घंटे में मैं पूरे हफ्ते का काम भी कर देता हूँ। तो मैं फिर भी उनसे, अब मैंने BFCM ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे की रात को कैंपेन लॉन्च की है। अब उसमें मैंने, उन्होंने कहा लॉन्च कर दो, मैंने कर दिया। अब उसमें मैंने उनसे फॉलो क्वेश्चन लिया कि भाईजान अगर ये चलती है तो मैं स्केल कर सकता हूँ इसको, ये मुझे बताएं बजट लिमिट क्या है आप लोगों को अगर करना हो। उन्होंने कहा अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे। अगर मैं ना पूछता तो शायद स्केल करना होता तो ये चीज़ मिस हो जाएगी, राइट। समटाइम्स नॉर्मली हम $1000 स्पेंड कर रहे हैं मिसाल है, या 2000 या 3000, इन दिनों में शायद हम 10 से $20,000 तक ले जाएं स्पेंड को पर डे इन नॉर्मल केसेस। तो अगर मैं ना पूछता और ये मिस हो जाती चीज़, क्योंकि ये हाईली क्या कहते हैं, हाईली पीक सीजन है किसी पूरे साल का। अच्छा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जैसे आप इंटरव्यूज़ देते हैं या क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंट को मिलते हैं, ठीक है, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये कि उनके साथ बुरी से बुरी एक्सपेक्टेशन आप सेट करें। उसकी मैं रीज़न ये देता होता हूँ, कल को महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद क्लाइंट ये ना कहे आपको जी भाईजान आप तो ये कह रहे, इसमें ये अब सारा प्रूफ करें। वो ना सिर्फ रिलेशनशिप ख़राब होगा, ना सिर्फ क्लाइंट जाएगा, बल्कि वो आगे 10 लोगों को भी बताएगा। तो आपने एज ए ह्यूमन बीइंग रियलिस्टिक होके उनके साथ बताना भाईजान 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं इसको सस्टेन करने में, ब्रेक इवन की तरफ, कैंपेन को, पूरे बिजनेस को कैंपेन्स के लिहाज से, कैंपेन जब लॉन्च करेंगे। और समटाइम्स इन केसेस आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है और आपकी ऑडियंस पे और आपकी ऑफर पे, ये 3 चीज़ें मेन, कि हो सकता है ये पीरियड कम हो जाए, जो 6 हफ्ते या 8 हफ्ते लगने हैं, हो सकता है वो पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में आपकी अचीव हो जाए। तो कोई भी स्किल आपने सीखना है तो सर 1 साल आपने उसको देना है पूरा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मैं फेसबुक ऐड कर रहा हूँ, मैंने कोर्स लिया 3 महीने का, मैंने एक आधा महीना ट्राई किया, मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला, मैंने देखा जी अब शबान साहब या जीशान साहब सेल्स में चले गए, सेल्स में पैसा बना रहा, चाहे वो $100 लिए, मैं उधर स्विच हो गया, उसमें 2 महीने लगाऊंगा, मुझे उधर भी कुछ समझ नहीं आई। फिर तीसरी, क्रिप्टो कौन कर रहा है जी जनाब, कोर्स कौन बेच रहा है, मैं कोर्स बनाता हूँ या सेल कर। तो स्विच नहीं करना, आपने 1 साल देना है प्रॉपर इस चीज़ को। रोलिंग स्टोन नहीं बनना। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एग्री। और इसमें कोशिश आपने ये करनी है जनाब के एजेंसीज को ज्वाइन करें, आप आउटसोर्सिंग कंपनीज को ज्वाइन करें। अगर आप कहते हैं कि शुरू से ही मैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करूं, तो आपने आउटसोर्स ऑफिस स्टाफ कंपनी जिसके साथ मैंने शुरू किया, ठीक है, मुझे डायरेक्ट फेसबुक के जरिए कोई आई थी पोस्टिंग टाइप, मैंने अप्लाई किया, मेरा एक इंटरव्यू हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा क्लाइंट के साथ हुआ, तो मुझे हायर, मेरा पहला क्लाइंट ही US से था। तो जब आप फोकस हो गया, हालांकि मुझे कुछ इतना आता नहीं था, क्लाइंट ही आपको सिखा देता है
क्या आपने कम्युनिकेशन क्लियर किया, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी भाईजान मुझे इतना नहीं आता लेकिन मुझे इतना पता मैं फिगर आउट कर लूँगा चीज़ों को। तो फिर उस क्लाइंट की 2 साल की जो लर्निंग थी वो मुझे 6 साल आगे ले गई। जहाँ पे मैं ₹1 भी नहीं कमा रहा था उस क्लाइंट ने मुझे $3000 तक ले गया, वो इस पोजीशन में ले गया। तो वही बात, एथिक्स, वैल्यूज, कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और 1 साल की फोकस्ड वर्किंग। सही हो गया जी। इसमें अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब ये बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आपके सामने लिखी हुई हैं, सही है। अब जिस बंदे को एडवर्टाइजिंग नहीं आती वो बूस्टिंग पोस्ट कर सकता है, राइट। जिसको थोड़ा सा आता है, एक एड्स मैनेजर होता है। आप एड मैनेजर सीखना शुरू करें यूट्यूब से, किसी बंदे से। यूट्यूब तो ओपन है सबके लिए, ChatGPT। फिर ऑर्गेनिक कंटेंट स्ट्रेटजी बनती है, सही। ये 3 पिलर्स हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट स्ट्रेटजी इन सेल्फ ये खुद एक बहुत बड़ा एक सेपरेट पिलर है आपकी ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ का। बूस्टिंग पोस्ट में तो आपने सिंपल बूस्ट किया, उसको एज रेंज दी, लोकेशन दी, बजट लगाया, लगा दिया। एड मैनेजर के जरिए आप प्रॉपर कैंपेन क्रिएट करते हैं। हाँ, उसमें वो 5 फेजेस जो मैं कहता होता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटेंट आइडिएशन एंड प्लानिंग, उसके बाद आ जाता है आपका जी KPIs सेटअप, फिर आ जाता है लॉन्च, प्री लॉन्च, लॉन्च, पोस्ट लॉन्च प्लान्स, लास्ट पे आ जाता है आपका कंसिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन इटरेशन बेस्ड ऑन द डाटा। तो ये बेसिक्स हैं एडवर्टाइजिंग के। अब उसके बाद जो 4 मेन पिलर्स हैं, अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे करना चाह रहे हैं, मैं बात करूँगा फेसबुक की। पहला बनेगा बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर क्या बुलाएगी कि जिसके अंदर आपके जितने भी बिजनेसेस हैं सारे उसके अंडर मैनेज हो रहे हों, जिसे हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं। एक पेरेंट कंपनी होती है, उसकी आगे सब्सिडरी कंपनी होती है। जैसे यूनिलीवर है, उसकी सब्सिडरी 100+ कंपनी उसकी सब्सिडरी, ठीक है। अब बिजनेस एसेट्स में आपकी जो कोर चीज़ें हैं वो आपकी ऑडियंस है, आपका एड अकाउंट है, आपका ट्रैक पिक्सल यानी कि ट्रैकिंग एंड API, प्लस चौथी चीज़ क्या हो सकती है, ऑडियंसेस, एड अकाउंट, ट्रैकिंग एंड API। और ये बिजनेस एसेट्स जिसको मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपका फेसबुक पेज आ जाएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, कैटलॉग मैनेजर आ जाएगा, कॉमर्स मैनेजर, ये सारी चीज़ें शायद आपके ऊपर से निकल रही हैं। सोशल प्लेटफॉर्मिंग से ठीक है, शायद आपके ऊपर से भी निकल रही हो कुछ बातें। कैटलॉग एंड ई-कॉमर्स मैनेजर, कैटलॉग, पिक्सल और आजकल उसे डाटा सेट कहते हैं, ऑडियंसेस, एड अकाउंट। और इसमें डोमेन वेरिफिकेशन भी आती है वो छोटी, और इसमें एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं इसमें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो अभी जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो यही हैं 4, ऑडियंस, एड अकाउंट, ट्रैकिंग और आपके बिजनेस पेजेस। सही हो गया जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अब उन्हीं बिजनेस एसेट्स को मैंने डिटेल्ड में लेआउट किया है जी जी। ऑडियंसेस के बाद लास्ट 2 मंथ वो आपके पेजेस, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्रैकिंग एंड API। ट्रैकिंग एंड API इसे कहते हैं, कन्वर्जन API भी कहते हैं, कैपी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको ट्रैकिंग वाले को आप डाटा सेट भी कह सकते हैं, डाटा सेट पिक्सल जिसे कहते थे, अब उसका नाम डाटा सेट है। अब हम आ गए जी बिजनेस एसेट्स पे। वही जो मैं बता रहा था आपको, इस स्लाइड पे आने से पहले मेरे माइंड में आया, मैंने बोल दिया। पहला मेन बिजनेस मैनेजर है, उसमें फिर बिजनेस लाइंस आएंगी आपकी, फिर आपका बिजनेस पार्टनर सेक्शन उसी में होगा, फिर आपके एड अकाउंट्स का सेक्शन है, पेजेस का सेक्शन है, इंस्टाग्राम का सेक्शन है। कॉमर्स मैनेजर एक अलग चीज़ है, उसके अंदर कैटलॉग आता है जो पूरा स्टोर आपका पीछे से फेच करता है और फिर फेसबुक को वो DPA ऐड बनाने में हेल्प करता है। क्रिएटिव्स और वो जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट टाइटल्स, वो सारा फेच कर रहा होता है ये कैटलॉग। ये आप ऑप्शन देते हैं एड मैनेजर में, कैंपेन में जाके, कि आप क्या क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इसने आपके स्टोर को
कनेक्ट कर दिया एड अकाउंट के साथ, ताकि आप कैंपेन्स रन कर सकें। इन केस अगर आपके पास क्रिएटिव्स भी नहीं हैं, आपके पास डिज़ाइनर नहीं है, आपके पास कॉपी राइटर नहीं है, तो आप DP एड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि कॉमर्स मैनेजर और कैटलॉग के ज़रिए होती है, और इसके अंदर ही आपकी शॉप सेटअप होती है, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी शो हो रही होती है। और आजकल शॉप चेकआउट भी ओपन हो चुका है कि लोग पाकिस्तान में भी ऑप्शन है शॉप? पाकिस्तान में भी नहीं आई, पहले आई थी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो डिसकंटिन्यू होगी, तो लोग डायरेक्ट शॉप से भी बाय कर सकते हैं। सही हो गया। डाटा सेट्स प्लस APIs फिर आ गया, ऑडियंसेस आ गई, डोमेन्स आ गई, पीपल आ गए। अच्छा, सबसे फंडामेंटल चीज़ है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर अगर आप कोशिश करें कि ये वेरीफाई करवा लें, बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन के लिए लीगल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका बिल, आपका एक और चीज़ बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपका बिजनेस वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी आपके कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, और अगर हो भी जाती है आपके पास VIP चैट स्पॉट होती है, तो ये फ़ौरन आपकी बात भी सुनती है, That's great. उसकी बेसिस पे कि आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड है। और ये 100% आई एम श्योर कि शायद आप लोगों को पता भी हो ये बातें, लेकिन फिर भी बेसिक से करवाना मेरा ज़रूरी है। फ़र्ज है, ठीक है। ये आ गया जी, व्हाट इज़ बिजनेस मैनेजर, वेयर यू मैनेज ऑल डिजिटल एक्टिविटीज ऑफ योर बिजनेस वेदर पेड और अनपेड इंक्लूडिंग योर बिजनेस लाइन्स। बिजनेस मैनेजर एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर आपके सारे डिजिटल एडवर्टाइजिंग के एसेट्स आ रहे होते हैं, चाहे वो एक बिजनेस है या मल्टीपल बिजनेस है। अब फिर वही डिस्कस जो मैं कर रहा था, एड अकाउंट्स, मीडिया लाइब्रेरी शायद आप लोगों ने यूज़ भी नहीं करते होंगे। मीडिया लाइब्रेरी में ये पूरा एक सेक्शन है, इसमें आप फोल्डर वाइज, टैग्स वाइज क्रिएटिव्स अपलोड कर सकते हैं, ताकि फिर एड अकाउंट में जो क्लस्टर मचता है ना कि हर क्रिएटिव एक ही जगह अपलोड हो रहा है, फिर आपको ढूंढने में परेशानी होती है, मिक्स हो जाते हैं। उससे बचने के लिए ये प्रोफेशनल वे है कि आप मीडिया लाइब्रेरी यूज़ करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No, sir. सही है। अब नेक्स्ट जो कोर स्टेप आ गया कि कैंपेन्स जो है उसका स्ट्रक्चर और उसका ऑब्जेक्टिव। स्ट्रक्चर कैंपेन में आपको पता है उसके 3 लेवल हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। ये 3 लेवल आ गए। अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर तीनों को अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता भी है तो फिर भी मैं बताऊंगा। कैंपेन लेवल पे आपका मेन ओवरऑल विजन डिसाइड होता है, मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, जो जिसके लिए आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, जैसे सेल्स है, लीड्स है, या कुछ भी है। एड सेट जो होता है इसमें आपकी टारगेटिंग डिसाइड होती है, ऑडियंस या टारगेटिंग जो भी आप करें उसमें, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स तो खैर वो मैसेजिंग में आप करते हैं। डेमोग्राफिक्स, एज रेंज, लोकेशन, जेंडर, ईच एंड एवरी प्लेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें एड सेट लेवल पे। और एड पे वो एक्चुअल चीज़ है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, वो क्रिएटिव है, कॉपी है, हेडलाइन है, CTA है, कॉल टू एक्शन बटन है, फिर इसमें आप UTM पैरामीटर्स भी लगाते हैं, फिर इसमें आप क्या कहते हैं उसे, वेबसाइट URL तो लगता है, वो भी डेस्टिनेशन URL तो लगता है। इसमें फिर आप डाटा सेट भी यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होता है एड लेवल पे। क्यों कि आपका बहुत ज़रूरी है कि आप एड लेवल पे भी पिक्सल में डाटा ID या डाटा सेट सेलेक्ट करें। उसकी रीज़न है कि ये मैच होना चाहिए उसी पिक्सल के साथ जो आपने एड सेट पे लगाया है। या आपने जो स्टोर पे लगाया है उसको भी वेरीफाई करना है, उसको मैच करना है आपने अपने इवेंट्स मैनेजर में कि सेम है नहीं। उसके अलावा भी एड सेट लेवल पे आके आपने मैच करना है कि ये सेम है नहीं। फिर एड लेवल पे आके भी आपने ये देखना है, ये तीनों जगहों पे मैच होना चाहिए। वंस अगेन कैंपेन लेवल पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो रहा होता है। एड सेट लेवल पे आपकी टारगेटिंग और ऑप्टिमाइजेशन, जो आप जिस इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज करना है आपने, बिडिंग भी इसी में होती है। एड सेट में बिडिंग जो सिलेक्ट करते हैं आप। अच्छा, ऑप्शन लोकल भी इसमें बनते हैं स्क्रीन चलिए। अब कैंपेन लेवल पे एक चीज़ और है कि एक होती है रिजर्व्ड मीडिया बाइंग, एक होती है ऑप्शन बाइंग।
ये कैंपेन लेवल पे डिसाइड होता है। रिजर्व मीडिया बाइंग की जो कैंपेन्स हैं वो जस्ट लाइक अवेयरनेस कैंपेन्स जिनको आप कहते हैं, वो कैंपेन लेवल पे ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाएंगे तो वो भी आपकी मर्जी। आप एडसेट लेवल पे जब आते हैं फिर आपकी बिडिंग ऑप्शंस आप डिसाइड करते हैं कि मैंने लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग पे जाना है, मैक्सिमम कन्वर्जन्स पे जाना है, या रोआस पे जाना है, मैं सर्टेन रोआस टारगेट पे जाना है, या सर्टेन लिंक क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है, या कॉस्ट कैप। कॉस्ट कैप कहते हैं कि आप कितने मैक्सिमम स्पेंड होना चाहिए एक कन्वर्जन आने पे, इररिस्पेक्टिव कॉस्ट कैप। सही हो गया। ओके। एड लेवल पे आपका एक्चुअल कोर एड जो आपने कस्टमर्स को दिखानी होती है, बेसिकली वो सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन है। सही हो गया, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन अभी तक? अब ये देखें, व्हाट इज़ एन एड। ये मैं AG1 की हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन एथलेटिक्स की। सही है, इसमें एक ऐड है, वो कॉम्बिनेशन है कॉपीज प्लस हेडलाइंस प्लस क्रिएटिव प्लस ऑफर प्लस पोजीशनिंग। इन सारी चीज़ों को आप हाईलाइट या कंबाइन करेंगे तो ये आपकी ऐड होगी। इन शॉर्ट, अगर आप क्रिएटिव के ऊपर जो देख रहे हैं इसको आप ऐड कॉपी कहते हैं। सही है, ये जो क्रिएटिव के नीचे आप देख रहे हैं इसको आप कहते हैं हेडलाइन। और इस हेडलाइन के नीचे ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और ये आपका कॉल टू एक्शन बटन है, सीखिए। स्टैटिक से पहले आ रहा है। हाँ, ये लर्न मोर या बाय नाउ या शॉप नाउ, कॉल टू एक्शन। हाँ। और अब ये क्रिएटिव आप देख रहे हैं, इसके थंबनेल में भी लिखा आ रहा है। इसको कैप्शंस कह लें, इसको हेडलाइन कह लें, नॉर्मली लोग हुक कह लें, इसको हुक भी यूज़ होती है। तो आपकी डिफरेंट पोजीशनिंग, आप किस तरह एड क्रिएटिव को पोजीशन कर रहे हैं। तो एड कॉपी, हेडलाइन, एड क्रिएटिव, ऑफर, और चौथी लास्ट चीज़ थी पोजीशनिंग। इसमें मैं हुक्स की अभी बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो जब हम उस सेक्शन में जाएंगे ट्रेनिंग के तो उस पर प्रॉपर एक लेक्चर पूरा हो हुक्स पे, कि हुक्स कैसे डिफाइन करनी है, ऑफर कैसे क्रिएट करनी है। तो बेसिकली अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उसका सलूशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं एज एन ऐड, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ये सलूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन सो फार? और ये ऐड कंपोनेंट्स फिर जो मैं बताने जा रहा था आपको, अभी नई अपडेट्स भी आई हैं, उसकी भी ये सारी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं चीज़ें। जैसे साइट लिंक्स नहीं थे फेसबुक पे, साइट लिंक्स जो होते हैं वो ऐड पे यहाँ पे हेडलाइन के ऊपर वो 3 सेक्शन छोटे छोटे बॉक्सेस की, वो मैं दिखाऊंगा जब हम उस लेवल पे जाएंगे। सही, ऐड कॉपी, हेडलाइन, क्रिएटिव, थंबनेल्स, साइट लिंक, बिडिंग स्ट्रेटजी और कॉल टू एक्शन बटन। अब कॉल टू एक्शन बटन क्या है कि हम कौन सा एक्शन चाह रहे हैं कि कस्टमर ले, ऑडियंस को लैंड कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं हम, हमारा गोल क्या है इस ऐड का, क्या चाह रहे हैं हम एज एन एडवर्टाइज़र या एज ए बिजनेस ओनर। अब बिडिंग स्ट्रेटजी जो मैं फिर बता रहा था आप लोगों को कि ये कॉस्ट कैप भी हो सकती है, ये टारगेट रोआस भी हो सकती है, ये मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू भी हो सकती है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन भी हो सकती हैं, लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग हो सकती है, कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जब आपके पास इनफ डाटा आ जाता है आप डिसाइड करते हो कि किस लेवल पे मुझे किस या कितनी बिडिंग के लिए उसको सेट करना चाहिए। जैसा कि मैं चाहता हूँ मेरी कन्वर्जन जो है $50 तक है, तो मैं उसको $50 पे सेट करूँगा, लेकिन फिर भी 10 से 15% की फ्लेक्सिबिलिटी मैं रखूँगा कि अगर मुझे ऊपर नीचे भी करना पड़े तो हो जाएगा। अब CPC जो आता है कॉस्ट पर क्लिक, अब मैं जब सारा डाटा देखता हूँ इतने में कन्वर्जन बढ़ी है, इतने में कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, चेक कॉस्ट पर चेकआउट, कॉस्ट पर व्यू कंटेंट, मैं रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ चीज़ों में। अब मेरी कन्वर्जन प्रॉफिटेबल $50 पे, अब मैं पीछे जाता हूँ मुझे नज़र आता है कि मेरी कॉस्ट पर लिंक
वो है जी $0.25। अब मुझे पता लग गया। अब मैं इसी को पिक करके कॉस्ट पर लिंक बिडिंग पे भी जा सकता हूँ कि मैं मैक्सिमम मेरी 0.30 मैक्सिमम बिडिंग होनी चाहिए। अब आपकी जो क्रिएटिव की जो क्या कहते हैं रेलेवेंस, उसकी क्वालिटी और इंगेजमेंट रैंकिंग ये डिफाइन करती है कि आपकी कैंपेन परफॉर्म कर रही है कि नहीं, परफॉर्म करेगी कि नहीं। समटाइम्स ये KPIs बहुत अच्छे होते हैं, इसमें हम डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही होती, फिर उसकी डिबगिंग अलहदा से होगी, हम किस तरह ऑडिट करें। अभी तक कोई क्वेश्चन? ओके ओके सर। अच्छा, हाउ टू ऑनबोर्ड ए क्लाइंट, ये ऐड कंपोनेंट तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया, और इसमें 2 स्लाइड्स हम आज कवर करेंगे हाउ टू ऑनबोर्ड क्लाइंट तक, आज का जो लेक्चर होगा। ओके सर। सही है, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके। नहीं। जब हम किसी भी क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं, हमारा जो भी ऑफर हमने डिसाइड की कि हम इस मॉडल के ज़रिए जाएंगे, जैसा कि मैं फ्री में काम करूँगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं फ्री में काम करूँगा, लेकिन मुझे टेस्टिमोनियल और रिकमेंडेशन चाहिए होगी क्लाइंट की तरफ से राइट। और इन सब चीज़ों से पहले आपने उनका बिजनेस मॉडल को समझना है प्रॉपर्ली। एज मच एज इंफॉर्मेशन आप उनसे गैदर करें, उनके बिजनेस के बारे में, उनके ऑडियंस के बारे में, उनकी कस्टमर लिस्ट के बारे में, उनकी कॉस्टिंग के बारे में, उनकी सोर्सिंग के बारे में, और उनके 12 महीनों के गोल के आगे, ये आपको बता देगा क्लाइंट का माइंडसेट भी, क्लाइंट कितने, इन शॉर्ट वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में कहते हैं क्लाइंट बंदा कितने पानी में है। तो क्लाइंट भी असेस हो जाता है जब आप ये चीज़ें उससे मांग रहे होते हैं कि भाईजान आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको ये चीज़ कितने की पड़ रही है जो आप सेल कर रहे हैं, अभी आपके बिजनेस की सिचुएशन क्या है, अभी आप एड्स रन कर रहे हैं, अगर रन कर रहे हैं तो रिजल्ट्स कैसे हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो उनकी क्या क्या वजह हो सकती है आपके नज़र में। आप उनके ऑडियंस के बारे में पूछेंगे, भाईजान आप किस ऑडियंस के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किस माइंडसेट के लिए ये प्रॉब्लम आया, कि आपकी लोअर क्लास ऑडियंस है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या एलीट क्लास है। सही, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अंडरस्टैंड करनी है और क्लाइंट से गैदर करनी है। अब पोर्टफोलियो आपका अगर नहीं है तो उसका तरीका तो यही है कि आप किसी तरह वैल्यू प्रोवाइड करें क्लाइंट को, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करें, उनकी फ्री हेल्प करें। फ्री हेल्प के एक्सचेंज में आपके पास उनके, जब आपको एक्सेस मिलेगी, आप कैंपेन चलाएंगे तो आपके पास थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा, आपकी लर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब सेल्स कॉल्स पे आ जाएंगे आप। सेल्स कॉल जब क्लाइंट के साथ होगी, उसको कैसे लेके चलना है आपने। क्लाइंट के साथ हमने अंडरस्टैंडिंग की, बात की, कॉल के अंदर उसका बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर, क्लाइंट का माइंडसेट, जो मैंने अभी बोला। समटाइम्स क्लाइंट शायद इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होता, या उसका बिजनेस इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होता। हम क्या करते हैं जी, असेस करते हैं कि आया कि ये इस बंदे का बिजनेस माइंडसेट है कि नहीं है, कि बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता, कि चीज़ों को टाइम लगता है थोड़ा सा चीज़ों को ना प्रोसेस में लाने के लिए, क्या ये इस चीज़ को समझता है, क्या ये प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करता है, उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता, या अपनी बातें करे जा रहा है। सही जी। सर ये जो क्लाइंट माइंडसेट है, ये इनिशियल प्लानिंग फेज में आता है, ये एक अलग से पॉइंट है क्लाइंट माइंडसेट जो अभी आप डिस्कस कर रहे ये हैं। जब आप क्लाइंट के साथ इनिशियल स्टेज पे आएगा ना, आपने हर शुरू में तो बंदा होता है, चलो कोई भी काम आ रहा है बंदा पकड़ लेता है, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, सही। लेकिन जब आपने थोड़ा अच्छा काम करना है, जब फ्लो में आना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट माइंडसेट, यस, क्लाइंट का माइंडसेट क्या है। समटाइम्स होता है कि हमें क्लाइंट तो मिल जाता है, लेकिन वो इतनी सरदर्द हमारे लिए बन जाती है, या बन जाता है बंदा, हम भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, हम कैंपेन लॉन्च करते हैं, एक दिन बाद ही क्लाइंट आता है, खुद ही बंद कर देता है कैंपेन, आगे ऑब्जेक्शन लगाना शुरू हो जाता है, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, वो आपको निगेट कर देता है। तो अगर उसके पैसे भी मिल रही हों, आप मेंटली तौर पे आप भी डिस्टर्ब है, बिजनेस भी डिस्टर्ब है, क्या
कैंपेन्स भी डिस्टर्ब है और प्रॉपर्ली काम नहीं होता। उसमें सर जो आपने एक ऑलरेडी पॉइंट मेंशन किया था कि उसको क्लियरली हमने कम्युनिकेट करना है क्लाइंट को। Expectations. हाँ जी, एक्सपेक्टेशंस में कि Yes. 4 to 6 वीक्स इसमें लग सकते हैं ब्रेक बिल्कुल इवन पे आते हुए। अगर हम ये पहले उसको कम्युनिकेट कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना। एब्सोल्युटली, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि वो देखे ना, मैंने शुरू में ही उसको रखा था कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं क्लाइंट के साथ बहुत क्लियरली सेट करनी है आपने। और अगर कोई प्राइसिंग पॉइंट पे आके मेक और ब्रेक चीज़ होती है, ये भी क्लाइंट ऑन बोर्डिंग का ही हिस्सा है। लास्ट अगर वो हर चीज़ से सेटिस्फाइड है तो प्राइसिंग पे आके बात बन जाती है या रह जाती है। अच्छा, इसमें प्राइसिंग इज ए टर्म जो मैंने सीखा है कि प्राइस ब्रेक्स द डील्स। प्राइस जो है वो डील्स को ब्रेक भी करती है, लेकिन ये आपका एक स्टैंडर्ड भी सेट करती है कि भाईजान मैं इतने, लेट्स से कि मैं अगर एक बंदा 1 लाख रुपए से कम स्पेंड कर रहा है, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। जो बंदा 1 लाख स्पेंड कर रहा है तो उसको 50-60 हज़ार देने में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रोफेशनल को एडवर्टाइजिंग पे। और अगर एक बंदा स्पेंड ही 10,000 कर रहा है या $100 स्पेंड कर रहा है लेट्स से, और वो एक प्रोफेशनल को क्या देगा? तो इन चीज़ों को आपने नोटिस में रखना है। सही है। समटाइम्स होता क्या है, क्लाइंट आपको टेस्ट कर रहा होता है बहुत स्मॉल बजट दे के। सही, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि $100 दे रहा था, फिर जब थोड़ी चीज़ें फ्लो में आई हम उस $1,00,000 पे चले गए स्पेंडिंग पे। सही, तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में फ्लेक्सिबल रहना थोड़ा सा। प्राइसिंग ब्रेक्स द मोर डील्स देन इट मेक्स इट। अच्छा, इसमें कुछ इस तरह का भी आप सोच के रखिए नेगोशिएशन स्ट्रेटजी में कि अगर क्लाइंट माइंडसेट अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन उस प्राइसिंग मेन ऑब्जेक्शन अब रह गया, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये आपका मेक और ब्रेक पॉइंट बन गया, तो फिर आपने क्या करना है जी। लेट्स से वो कहता है आप चार्ज करते हो $3,000, वो कहता है भाई मैं सिर्फ 1,000 पे कर सकता हूँ। सही है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसकी अपनी लिमिटेशन है, आपकी अपनी। इस सूरत में आप करेंगे चले जी मैं 1,000 पे नहीं, मैं 700 पे भी जा देता हूँ, राइट। उसमें आप बोलेंगे जी भाईजान पर सेल पे मेरी कमीशन क्या होगी? वैसे मैं $5,000 या $8,000 चार्ज करता हूँ, आप कह रहे हैं $1,000 दो या 2,000 या 3,000, चले मैं उससे भी कम पे थोड़ा आ जाता हूँ, लेकिन फिर मेरा परसेंटेज डिसाइड करें पर सेल। आपको बिजनेस आएगा तो मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए। इस तरह की डील्स ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू आप रिटेनर पे सिर्फ रहें। कुछ मिला, कुछ समझ आई? अच्छा जी, अब आ गया जब निगोशिएशन फेज़ भी हो गया, अब आ गया कि क्लाइंट से हमने एक्सेस कैसे लेनी है। 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं बल्कि। एक जो मैं रिकमेंड करता होता हूँ, क्लाइंट अगर एजुकेटेड है, उसको पता है चीज़ों का सारा, तो आपने एज ए पार्टनर एक्सेस लेनी। पार्टनर एक्सेस लेने के लिए आपका अपना बिजनेस मैनेजर भी होना चाहिए। सही है, बिजनेस मैनेजर होगा, उसकी आईडी आप उसको शेयर करेंगे, उसको बोल देना सर आप अपने सारे एसेट्स की एज ए पार्टनर एक्सेस दे दें मुझे। पार्टनर एक्सेस लेने का मकसद है कि आपने अगर अपने किसी टीम मेंबर्स को एक्सेस देनी है तो आप बआसानी एक्सेस दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें वो आपको एज ए यूज़र ऐड करते हैं, एक्सेस तो मिल जाती है उस पर, लेकिन अब आपने आगे किसी अपने टीम मेंबर्स को एक्सेस देनी होगी तो वो नहीं दे पाएंगे। फिर एक एक चीज़ के लिए बार बार क्लाइंट को टच करेंगे, बार 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 बार। तीसरी चीज़ में क्लाइंट इंडिविजुअल एसेट्स की एक्सेस देता है। फेसबुक पेज की लहदा दे रहा होता है, इंस्टाग्राम एक्सेस की लहदा दे रहा होता है, हेड काउंट की लहदा दे रहा होता है। तो ये एक्सेस लेने के बाद फिर भी आप प्रॉब्लम्स में ही रहेंगे। इस सूरत में आप क्लाइंट को रिकमेंड करें सर हम आपका बिजनेस मैनेजर हम बनाते हैं, हम आपके सारे एसेट्स बिजनेस मैनेजर में लेके आते हैं, फिर वहाँ से आप अपने पार्टनर एक्सेस लें। चौथा एक और चीज़ आ जाती है इसमें, क्लाइंट के पास उसे ना हेड काउंट का पता होता है, उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो अपने किसी मैनेजर को या उन्होंने कभी एडवर्टाइजिंग की नहीं होती, तो उसको फिर एजुकेट भी करना है आपने।
उसके सारे एसेट्स भी बनाने पड़ते हैं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जी सही है। बिजनेस मैनेजर सेट करेंगे, एड काउंट, पेजेस, पिक्सल, फिर ट्रैकिंग, फिर एपीआई, ये सारी चीज़ें आपने सेट करनी। सही है। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उनका फेसबुक पेज नहीं होता, या हम फिर कह सकते हैं कि आप उनके पास टाइम नहीं होता है। अगर फिजिकल मीटिंग हो रही है तो उसमें तो हम कहते हैं कि सर मैं आपका फेसबुक पेज बना देता हूँ, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज कि अगर रिमोट वर्क कर रहे हैं आप, तो फेसबुक पेज नहीं है उसका, उसमें क्या करना चाहिए। सेकेंडली, कि अगर तो हम उसके साथ बैठे हुए हैं तो हम उसको बताएंगे कि सर गिव मी योर लैपटॉप और योर डेस्कटॉप एक्सेस, ठीक है। तो मैं आपका जो बिजनेस मैनेजर है यहीं पे आपके एसेट्स का, तो क्लाइंट भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि यार मेरे सामने मेरी मशीन पे ही काम कर रहा है, हाँ सही, ठीक है। सही। और अगर मैं मतलब है कि कहीं बैठा हूँ और हमारा क्लाइंट किसी और दूसरे सिटी में या किसी दूसरे कंट्री में है, तो हाउ कैन वी मेक बिजनेस मैनेजर, उसमें हम कैसे कर सकते हैं ये प्लीज। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो आप अगर क्लाइंट फिजिकली आपके पास है तो आप उसके सिस्टम पे ही बना सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं वर्चुअली है या यूएस में या किसी और कंट्री में, तो आप जूम पे या गूगल मीट पे आ जाएंगे स्क्रीन शेयरिंग के लिए, उसके उन्हीं के सिस्टम पे सारी चीज़ें बना देंगे। सही है। तीसरी चीज़, अगर क्लाइंट इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके बिजनेस के नाम पे एक जीमेल या याहू मेल या जो भी आपको सूटेबल लगे वो आपने बना लेनी है उसके बिजनेस के नाम से। उसी पे उसके सारे एसेट्स आपने बना देने हैं, अकाउंट से लेके टिल टू द एंड पेजेस तक। सही है। वो सारा सेटअप कर लेना है, क्लाइंट को भी एक्सेस दे देनी है और आपने अपने आप को भी एडमिन एक्सेस दे देनी। सही है। ठीक हो गया। अब इसमें फिर भी एड अकाउंट में जो पेमेंट मेथड लगना है वो क्लाइंट का ही लगाना है। आपने नहीं लगाना, आपने सिर्फ उसको एक्सेस देनी है। आपने कहना है ये यहाँ पे जाओ ऐड मैनेजर में बिलिंग सेक्शन में जाके अपना पेमेंट मेथड ऐड करो, वी विल डोंट हैव एनी एक्सेस, हम एक्सेस नहीं है, हमें नहीं होगी एक्सेस। अगर इन सम केसेस हमने देखा है कि क्लाइंट कहते हैं यार आप ना पेमेंट मेथड भी अपना लगाएं, सही है, तो उसमें आपने करना है सर के एडवांस पेमेंट लेनी है आपने। सही है। जितना एडवांस देंगे उतनी ही स्पेंडिंग करनी है या उससे कम करनी है। जब एंडिंग के पास आ जाए उसे कहना भाई जान नेक्स्ट पेमेंट दो, ये बंद होने वाली है। और सारा कम्युनिकेट उसको करते रहना, सारी रिपोर्टिंग करते रहना उसको। बिल्कुल। अपने आप पे आपने कोई रिस्क नहीं लेना। अगर कोई भी क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं वो कहता है पहले आप काम तो शुरू करो, पेमेंट मिल जाएगी, ये भी नहीं करना आपने मिनिमम 25% एडवांस लेना है। अगर तो वो बंदा 25% दे देता है दैट मीन्स कि ही इज़ सीरियस अबाउट हिज बिजनेस, कि वो बिजनेस करने के मोड में ही है। अगर वो नहीं देता दैट मीन्स के सम कुछ गड़बड़ है। 100 पे से 25% तो देना कि हम काम शुरू कर रहे हैं भाई, उसका ना टाइम स्पेंड किया। सही है। तो एडवांस लेने के बगैर आपने कोई भी काम नहीं करना। ये हार्डकोर एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। Exactly. बहुत लॉस किया है स्पेशली इन पाकिस्तानी मार्केट। मैंने तो पाकिस्तान में मतलब किया ही नहीं, आपके सामने ऐसे ही है। यूएस मार्केट में भी ऐसा होता है। दोस्तों के में ही दोस्तों की हेल्प कर देता हूँ, लेकिन होता है जब आप बिगिनर लेवल पे होते हैं ना, आपको हर तरह का क्लाइंट मिलता है। वो तो आप नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आप डिसाइड करते हैं नहीं यार मैंने इस लेवल के क्लाइंट के साथ काम करना ही ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें लर्निंग बहुत देती हैं। जब तक आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस, डिफ़िकल्ट लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में नहीं आएंगे, आपकी लर्निंग भी नहीं होगी। वो ज़रूरी होता है स्टार्ट में ना, ये प्रोसेस है। और हाँ। वो लॉस आपको आगे बड़े लॉस से बचाता है, बड़ी परेशानी से। बिल्कुल। छोटा मोटा लॉस $1,000 को बात नहीं, हो जाता है, कोई इशू बिल्कुल। सिखा देता है। और अब तक की कोई क्वेश्चन? नो नो सर। अब तक की सारी अंडरस्टैंडिंग जब तक हमने की है, इस सब में सबसे कोर रोल किस चीज़ का है जी? कम्युनिकेशन। क्लाइंट कम्युनिकेशन। ये जो आपने लॉस वाली बात की ना, हाँ। एक्चुअल वो सही लोग होते हैं जो हमारी इस फील्ड में सही हमारी तरबियत कर जाते हैं कि नेक्स्ट इन चीज़ से बचना कैसे। एक क्लाइंट आता है वो आपको कोई नुकसान नहीं देता, वो आपको सिखाता भी कुछ नहीं, जस्ट वो उतना पे करता है जितना आपने काम किया। बिल्कुल। जो ऐसा क्लाइंट मिलता है ना, वो आपको आगे 10 और क्लाइंट को डील करना सिखा जाता है। ठीक हो गया। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सर। देखें, आपकी हार्डकोर जो लर्निंग होती है ना, आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, राइट? तो अब हमने डिस्कस किया जी बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ एडवर्टाइज, जबकि फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग्स। कुछ भी सीखने से पहले आपके वैल्यूज़, एथिक्स, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन
और फोकस टू लर्निंग। लर्निंग अगर कर रहे हैं तो 1 साल देना कम से कम। यहाँ से फिर हम बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पे आए, फिर बिजनेस एसेट्स पे आए हम। बिजनेस एसेट्स के बाद बिजनेस मैनेजर और उसके अंदर एसेट्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम कैंपेन्स लेवल्स पे आए, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड्स लेवल। फिर हमने बिडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की, ट्रैकिंग डिस्कस की, कन्वर्जन्स कौन कौन सी लगती हैं या किस तरह ऑप्टिमाइज करना है किस ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद हमने सीखा कि ऐड और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सही है। उसके बाद हमने ऐड के लिए कंपोनेंट जो सारे डिस्कस किए हैं, ऐड कॉपी, हेडलाइन, क्रिएटिव, थंबनेल, साइट लिंक्स, बिडिंग स्ट्रेटजी, कॉल टू एक्शन बटन। लास्ट पे हमने डिस्कस किया हाउ टू ऑनबोर्ड ए क्लाइंट और उसके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, कितना स्पेंड कर रहा है, फाइनेंसिस क्या है, कैश फ्लो क्या है। फिर इसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होगा, सेल्स कॉल पे जाते हैं जब तो किस तरह कम्युनिकेट करना है, लास्ट पे जो निगोशिएशन होती है उसको कैसे पिवट करना है। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस अब प्राइसिंग का ही मसला है। अगर वो कम ज़्यादा है तो उसको आपने रिटेनर प्लस कमीशन मॉडल पे कैसे उसको पिच करना है, सही है। फिर एक्सेस लेनी है क्लाइंट के साथ चीज़ों की। इसके बाद हमारा इनिशियल प्लानिंग फेज स्टार्ट होता है और जिसका सबसे पहला स्टेप है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होता है, उस पर किस तरह रिसर्च की जाती है, डाटा कैसे गैदर किया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट फेज में या नेक्स्ट सेशन में। तो इसके साथ ही हम अपना सेशन एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज Thank you very much, sir. राइट। My pleasure.